वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर 1 का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ऑपरेशनल ऑडिट। नाम से पता चल रहा है ऑपरेशंस का ऑडिट, जो भी जितने भी कंपनीज के ऑपरेशन है उनका ऑडिट करना कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। ये बेसिकली इंटरनल ऑडिट की तरह ही होता है, लेकिन इंटरनल ऑडिट से थोड़ा एडवांस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशनल ऑडिट involves the examination of all operations and the activity of an entity। एग्जामिन करना किनको? ऑपरेशंस को और एक्टिविटी को एंटिटी की। ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑपरेशनल ऑडिट इंक्लूड द एग्जामिनेशन ऑफ द कंट्रोल प्रोसीजर्स या स्ट्रक्चर्स। एग्जामिन करना हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को। रिलेशन देखना डिपार्टमेंट, रिलेशन ऑफ द डिपार्टमेंट कंट्रोल टू जनरल पॉलिसीज। ये रिलेशन देखना कि डिपार्टमेंट के कितने कंट्रोल हैं जनरल पॉलिसीज के साथ। इट प्रोवाइड एन अप्रेजल ऑफ वेदर द डिपार्टमेंट इज ऑपरेटिंग इन द कंफर्मेटी विद द प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स। बेसिकली हमें ये चीज़ बताता है कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो पूरे कंट्रोल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं, और वो उन सारे जितने भी हमने इंटरनल कंट्रोल्स बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं। वेदर द स्टैंडर्ड्स ऑफ द एफिशिएंसी इकोनॉमी आर मेंटेन्ड। एफिशिएंसी और इकोनॉमी के स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। इज कंसर्न विद द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्लान, देयर इम्प्लीमेंटेशन एंड द कंट्रोल इन रिस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड द मार्केटिंग। बेसिकली ये देखता है कि आपका जो प्लान्स हैं वो पूरी तरह फॉर्मुलेट किए गए हैं, उनका इम्प्लीमेंट सही से हुआ है, और उनमें कंट्रोल, मार्केटिंग और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पे पूरे कंट्रोल लगाए गए हैं या नहीं। ट्रेडिशनली इंटरनल ऑडिट फोकस ऑन द अकाउंटिंग ऑपरेशंस इन द एंटिटी। जो इंटरनल ऑडिट है वो बेसिकली फोकस करता है आपके अकाउंटिंग ऑपरेशंस पर। लाइक आपके जो जितने भी अकाउंटिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं एंटिटी में, जिनसे आपके अकाउंटिंग लिंक है, तो उन सारी चीज़ों को इंटरनल ऑडिट फोकस करता है। लेकिन आपका जो कंट्रोल ऑडिट है वो इन सारी चीज़ों को, ऑपरेशनल ऑडिट है वो इन सारी चीज़ों को फोकस करता है जो अकाउंटिंग से बियॉन्ड है। ऑपरेशनल ऑडिट इन इट्स इनिशियल स्टेज, अपने शुरुआती स्टेज में डेवलप्ड एन एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनल ऑडिट। ये एक इंटरनल ऑडिट की एक्सटेंशन है। द नीड फॉर द ऑपरेशनल ऑडिट हैज अराइजन ड्यू टू द इन एडवोकेसी ऑफ द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ऑपरेशनल ऑडिट की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमारी जो ट्रेडिशनल तरीके हैं वो पुराने हो गए हैं और हम इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पा रहे अपने इंफॉर्मेशन को। स्पेसिफिकली द ऑपरेशनल ऑडिट अराउजेस from the need of manager responsible for the area beyond their direct observation to be fully। तो बेसिकली आपकी नीड तभी अराइज होती है जो आपको कि मैनेजर चाहिए होता है, आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। जो आपकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, लाइक अगर कोई अकाउंटिंग के लिए है, अकाउंटिंग के अलावा उसको 4 चीज़ और देखनी है, तो उस केस में आपको ऑपरेशनल ऑडिट्स कराने पड़ेंगे कि हमारे ऑपरेशन कैसे काम कर रहे हैं। Operational audit is considered as a specialized management information tool to fill the void that the unconventional information flows to be filled to fill। ऑपरेशनल ऑडिट कंसिडर किया जाता है आपका स्पेशलाइज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, लाइक जो आपकी कन्वेंशनल इंफॉर्मेशन है, जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वो आपकी फेल ना हो, वो अच्छे से फॉलो की जाए, प्लस उनका अच्छे से प्रोटोकॉल और वो अच्छे से कंप्लाइंसेस हो। Conventional source of the management information are departmental managers, routine perform report एंड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। जो आपके कन्वेंशनल सोर्स होते हैं इंफॉर्मेशन के, आपकी डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं, उनके थ्रू आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, रूटीन परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स के थ्रू ले सकते हो, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स के थ्रू ले सकते हैं, और जो आपकी पीरियडिकली इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसके थ्रू ले सकते हैं। द ऑडिटर शुड कंसिडर द इफेक्ट ऑफ द सब्सिक्वेंट इवेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट कंसिडर द अकॉर्डिंग टू द एस 560। सब्सिक्वेंट इवेंट बेसिकली कौन से होते हैं? जो बैलेंस शीट डेट के बाद हुए हैं और ऑडिट रिपोर्ट से पहले हुए हैं। एस 560 सब्सिक्वेंट इवेंट एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड्स ऑन द ऑडिट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द सब्सिक्वेंट इवेंट। आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ऑडिट के रिगार्डिंग द सब्सिक्वेंट इवेंट उनको एस्टेब्लिश करता है। अकॉर्डिंग टू इट सब्सिक्वेंट इवेंट रेफर्स टू दोज इवेंट विच अकर बिटवीन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। लाइक आपकी 31
मार्च को आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज कर दे और ऑडिट रिपोर्ट आएगी 31 जुलाई को, उसके बीच में 20 अप्रैल को फैक्ट्री में आग लग गई, ये सब्सिक्वेंट इवेंट है क्योंकि ये बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है और ऑडिट रिपोर्ट से पहले। इट ले डाउन द स्टैंडर्ड दैट द ऑडिटर शुड कंसिडर द इफेक्ट ऑफ द सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ये बेसिकली स्टैंडर्ड ये बताता है कि आपको उसका इफेक्ट क्या फॉलो करना है, क्या उसको प्रोसीजर्स को फॉलो करना है सब्सिक्वेंट इवेंट के केस में। The auditor should obtain the sufficient appropriate evidence that all event up to the date of the audit report requiring the adjustment। जो ऑडिटर है ये सब्सिक्वेंट ऑडिट ऑफ द एविडेंस ऑब्टेन करता है, जितने भी इवेंट हुए हैं मेरे अप टू द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, उनके लिए मेरे को एडजस्टमेंट चाहिए और डिस्क्लोजर हैव बीन आइडेंटिफाई टू द इवेंट, और उनके लिए डिस्क्लोजर चाहिए, प्लस जितने भी इवेंट हुए हैं मेरे अभी तक अप टू द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, उसमें एक एडजस्टमेंट भी रिक्वायर हमें चाहिए। द ऑडिटर शुड, ऑडिटर क्या करेगा, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग, एक अंडरस्टैंडिंग लेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी प्रोसीजर मैनेजमेंट टू एंश्योर दैट द सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई। लाइक अगर आपकी फैक्ट्री में आग लग गई तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या हमने प्रोसीजर्स लगाए हैं, किस तरह से हमें पता चला कि आग लग गई है या कितना कुछ डैमेज हुआ है, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए वो देखेगा कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए उसमें क्या प्रोसीजर्स थे। इंक्वायरी की मैनेजमेंट के साथ में, कि अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट के साथ में इंक्वायरी की और ये देखा कि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या इफेक्ट पड़ा है या उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफेक्ट हुए हैं या नहीं। एग्जाम्पल ऑफ द इंक्वायरी ऑफ द मैनेजमेंट, किस तरह की इंक्वायरियाँ कर सकते हैं मैनेजमेंट से। वेदर द न्यू कमिटमेंट, कोई कमिटमेंट तो नहीं की, कोई बोरोइंग तो नहीं ली फैक्ट्री के लिए। लाइक आपने अगर कोई बोरिंग ले, इंटरेस्ट बर्डन बढ़ जाएगा उससे। सेल्स एंड एक्विजिशन ऑफ द एसेट, कोई एक्वायर तो नहीं किया एसेट या कोई सेल्स तो नहीं की जिससे हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस पर इफेक्ट पड़ेगा, हमारी जो पैसा जाएगा कैश आउटफ्लो होगा। इंक्रीज इन द कैपिटल इशुएंस ऑफ डेप्ट, कोई डेप्ट तो इशू नहीं किया या कोई कैपिटल तो आपने रेज नहीं की है। वेदर एनी डेवलपमेंट रिगार्डिंग द कंटिजेंसी, कोई कंटिजेंसी आपको होनी थी वो हो तो नहीं गई है। डेवलपमेंट रिगार्डिंग द रिस्क एरियाज और कंटिजेंसी, कोई रिस्क एरिया के रिगार्डिंग डेवलपमेंट हुई है, कोई रिस्क तो नहीं आ गया है। अनयूजुअल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, कोई अकाउंटिंग एडजस्टमेंट अनयूजुअल तो नहीं कर दिया जिसकी वजह से हमारे ऊपर बर्डन आ जाएगा इस चीज़ का। और वेदर एनी इवेंट है अक्कर लाइकली टू अक्कर ब्रिंग इनटू क्वेश्चन अप्रोप्रिएट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, कोई ऐसा इवेंट तो नहीं हुआ है जिसके थ्रू हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज इफेक्ट हो। कोई इवेंट अक्कर तो नहीं हुआ है जिसके कारण हमारे एस्टिमेट्स और प्रोविजन इफेक्ट हो रहे हैं। कोई इवेंट ऐसा तो नहीं हुआ है जिसके कारण हमारी रिकवरेबिलिटी ऑफ द एसेट्स वो इफेक्ट हुई है। रीड द मिनट्स इफ एनी ऑफ द मीटिंग, सारी मीटिंग की मिनट्स पढ़ो अगर कोई हुई है इसके बीच में, ऑफ द एंटिटी ओनर मैनेजमेंट एंड दो चार्जेस गवर्नेंस, किसी के साथ भी, क्योंकि हम इसलिए करते हैं ताकि उससे उस इवेंट की पॉसिबिलिटी पता चल जाए। लाइक अगर आपके पास टीडीएस आपने एक्स्ट्रा काट रखा है किसी को और आपको वापस करना था, वो आपने बैलेंस शीट डेट के बाद किया है, तो उसकी पॉसिबिलिटी में पहले पता चल जानी चाहिए थी। कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी है उसकी पॉसिबिलिटी पहले पता चल जानी चाहिए थी, ये हो जाएगी लाइफ में। रीड द एंटिटीज लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अभी तक के इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे वो पढ़ो कि उनसे कोई लाइबिलिटी तो नहीं आ रही है। रीड द एंटिटीज लेटेस्ट अवेलेबल बजट्स और कैश फ्लो फोरकास्ट जितने बनाए हैं वो सारे में पढ़ने पड़ेंगे कि इनकी वजह से कोई लाइबिलिटी तो नहीं आई है। इंक्वायरिंग द एक्सटेंड प्रीवियस ओरल एंड रिटर्न इंक्वायरीज, हमें बेसिकली ओरल और रिटर्न इंक्वायरी करनी पड़ेगी लीगल काउंसिल के थ्रू, लिटिगेशन या क्लेम तो कोई नहीं हो गया है। कंसिडर वेदर द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कवरिंग द पर्टिकुलर सब्सिक्वेंट इवेंट में बी नेसेसरी टू कोर्ट, आपकी कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो नहीं हुई है जो आपको पर्टिकुलर जो इवेंट है उसको सपोर्ट कर रही हो और किसी दूसरे एविडेंस को सपोर्ट कर रही हो। कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऐसी तो लिख के नहीं दी है हमने, उसके रिगार्डिंग भी एविडेंस लो। ऑडिटर आइडेंटिफाई द इवेंट दैट रिक्वायर द एडजस्टमेंट और द डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन ईच इवेंट इज ऑपरेटिव रिफ्लेक्टेड इन द दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई कर लेता है ये इवेंट और इसके रिगार्डिंग उसको एडजस्टमेंट चाहिए, तो ऑडिटर ये डिटरमाइन करेगा कि ये भी जो भी इवेंट हुआ है मेरे साथ वो अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड होता हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, कोई भी मतलब उससे कोई भी बात छुपाई गई ना हो, तो ये सारी चीज़ें उसको देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, व्हाट आर द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए। एज पर द एस ए 240
the auditor responsibility relating to fraud in the audit of financial statement. An auditor conducting an audit in accordance with the SA is responsible for obtaining the reasonable assurance that the financial statement are free from the material misstatement, whether caused by fraud or error. एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिट कंडक्ट करते हुए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फ्री हो मेटेरियल मिसस्टेटमेंट से, अगर और चाहे फ्रॉड के द्वारा हों या एरर के द्वारा हों. ओविंग टू द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, एक इनहेरेंट लिमिटेशन होती है ऑडिट की. देयर इज ए अनअवॉइडेबल रिस्क दैट द सब मेटेरियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट बी डिटेक्टेड. ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन है कि कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं की जा सकती एवन दो द ऑडिट इज प्रॉपरली प्लान्ड. और ऑडिट चाहे प्रॉपरली प्लान्ड या परफॉर्म क्यों ना की जाए, कुछ मिस स्टेटमेंट तो रह ही जाती हैं ड्यू टू द इनहेरेंट लिमिटेशंस. Risk of not detecting a material misstatement resulting from the fraud is higher than the error. Not detecting of the fraud is higher, मतलब फ्रॉड के द्वारा जो डिटेक्ट करते हैं वो हायर होती है कंपेयर टू एरर, क्योंकि फ्रॉड आपका काफ़ी डिज़ाइन करके किया जाता है. Auditor ability to detect a fraud depend on the factors such as skillfulness of the perpetrator, the frequency and extent of the manipulation, degree of the collusion involved. ऑडिटर की एबिलिटी डिटेक्ट करने की फ्रॉड को इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि मतलब जो जिसने फ्रॉड किया है वो कितना स्किलफुल था, कितना एक्सपर्ट था उसमें, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी थी, कितनी बार उसने किया था, उसने मैनिपुलेट कितना डेटा किया था, और कितने तरह के मतलब मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व थी क्या नहीं, कोलिजन उसके साथ कितने लोग मिले हुए थे. द रिलेटिव साइज ऑफ द इंडिविजुअल अमाउंट मैनिपुलेटेड, द सीनियरिटी ऑफ द दोज इन्वॉल्व. बेसिकली उसके साथ कितने लोग मिले पड़े थे, कितने सीनियर थे उसके साथ, और कितना इंडिविजुअल अमाउंट का साइज था. ऑडिटर में बी एबल टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्रॉड टू बी प्रिपरेटेड. बेसिकली ऑडिटर ये देखता है कि पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी कौन सी थी जिसमें फ्रॉड किया गया. इट इज डिफिकल्ट फॉर द ऑडिटर टू डिटरमाइन वेदर द मिस स्टेटमेंट इन द जजमेंट एरिया अकाउंटिंग एस्टिमेट आर कॉज्ड बाय फ्रॉड और एरर. काफ़ी डिफिकल्ट होता है इस चीज़ को पता लगाना कि जो अकाउंटिंग एरियाज में जो फ्रॉड किए गए हैं वो बेसिकली आपके एरर थे या फ्रॉड ही किए गए थे. द रिस्क ऑफ द ऑडिटर इज नॉट डिटेक्टिंग मैटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट फ्रॉड इज ग्रेटर देन द एम्प्लॉय फ्रॉड. जो आपका रिस्क होता है डिटेक्ट करने का फ्रॉड को, अगर मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया तो काफ़ी मुश्किल होता है उसको डिटेक्ट करना एम्प्लॉयज़ के बजाय, क्योंकि मैनेजर से आप सीधा मैनेजमेंट से आप सीधा क्वेश्चन नहीं कर सकते. मैनेजमेंट और इस पोजीशन में भी होती है कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनिपुलेट कर सके अकाउंटिंग रिकॉर्ड को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मतलब फ्रॉडलेंट दिखाने के लिए. Obtaining the reasonable assurance, auditor is responsible for maintenance attitude of the professional skepticism. Basically auditor अपना professional skepticism का attitude maintain करते हुए ये भी पता लगा सकता है कि like अगर मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया है तो उसको हक है कि मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है. The purpose of an audit is to enhance the degree of confidence of the intended user. Basically purpose ये है ऑडिट का कि आपकी जो कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए आपके यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और ये अचीव किया जा सकता है एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन बाय द ऑडिटर वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल एक्सपेक्ट. और ये ऐसे अचीव किया जाता है कि अगर आपका ओपिनियन है और आपने जो दिया है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी प्रिपेयर की गई है वो सारे मटेरियल एक्सपेक्ट में सही है. द ऑडिट कंडक्ट इन द अकॉर्डिंग्स विद द ऑडिट स्टैंडर्ड जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया. जो आपकी ऑडिट कंडक्ट की गई है वो जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से की गई है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी ली गई है वो फ्री है मेटेरियल मिस स्टेटमेंट्स के. और ये फैक्ट देखा जाता है कि ऑडिट इज कैरिड आउट बाय मे एक्ट एज ए डिटरमेंट. ऑडिटर इज नॉट कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द फ्रॉड. और ये भी फैक्ट देखा जाता है कि ऑडिटर बेसिकली पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल नहीं होता फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए, और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो हमें देखने पड़ते हैं. ऑडिटर ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रीजनेबल अश्योरेंस. और जो ऑडिटर का ओपिनियन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ये बेस किया जाता है रीजनेबल अश्योरेंस के बेसिस पे. और ऑडिटर ये चीज़ की गारंटी नहीं देता कि मैटेरियल में स्टेटमेंट जो हमारी फ्रॉड या एरर से हुई थी हमें डिटेक्ट कर ली है, वो एक रीजनेबल एश्योरेंस देगा उस चीज़ के बारे में कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है रीजनेबली अच्छी है. द सब्सिक्वेंट डिस्कवरी ऑफ द मैटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्रॉड डज नॉट एंड इटसेल्फ इंडिकेट द. जो आपकी सब्सिक्वेंट डिस्कवरी ऑफ द मेटेरियल मिसस्टेटमेंट हुई है, आपकी मेटेरियल मिसस्टेटमेंट पाई गई है फ्रॉड या एरर के कारण, वो आपको ये नहीं बताती कि फेलियर टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस, कि आपने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं किया, आपकी जो प्लानिंग थी वो इनएडवोकेट थी, जो प्रोफेशनल कंपिटेंस थी आपकी नहीं थी, और फेलियर टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो सही से फॉलो नहीं किए थे. पर्टिकुलरली द केस फॉर द सर्टेन काइंड ऑफ द इंटेंशन मिसस्टेटमेंट, ऑडिटिंग प्रोसीजर्स में बी इंटरेक्टिव
ineffective for detecting an intentional misstatement that is concealed through the collusion or between among the one or more individual। जो आपकी इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट थी ऑडिटर प्रोसीजर्स के थ्रू वो आपकी डिटेक्ट की गई हैं, और जो इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट थी वो कंसील्ड की गई है, बेसिकली सहयोग कुछ लोगों ने मिलके और काफ़ी सारे एक से ज़्यादा लोगों ने मिलके। इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन एग्जामिनेशन ऑफ ऑडिट शुड बी टेक इन टू कंसिडरेशन रिस्क ऑफ मेटेरियल मिस स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोज बाय। आपकी प्लानिंग और परफॉर्मिंग के टाइम पे आप ये चीज़ देखेंगे, जो आपके रिस्क ऑफ द मेटेरियल मिस स्टेटमेंट है वो फ्रॉड या एरर के द्वारा किए गए हैं, और वे इंक्वायरी भी करोगे मैनेजमेंट के साथ जो फ्रॉड है आपने किया है या ये गलती से हो गया है। तो बेसिकली इसमें यही थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें देखना है, और ये आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत है नहीं एग्जाम में। ये बेसिकली अगर आप इसको इतना लिखने बैठेंगे तो कम से कम आपके 4 पेज इसमें भर जाएंगे, तो इसको आप आधा भी लिखेंगे जब भी चलेगा। नेक्स्ट है स्टेट ब्रीफली द क्वालिटीज ऑफ द ऑडिटर। क्वालिटीज ऑफ द ऑडिटर क्या होती है? ऑडिटर शुड पोसेस द स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द अकाउंटिंग। सबसे पहले तो उसको अकाउंटिंग की स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, ऑडिट टैक्सेशन वगैरह की सबकी नॉलेज होनी चाहिए, विच आर एक्वायर्ड बाय हिम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ थ्योरेटिकल एजुकेशन, जो उसने एक्वायर किए हैं अपने सीए की पढ़ाई के दौरान। ऑडिटर शुड ऑल्सो हैव द सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए अपने जनरल प्रिंसिपल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की, पार्टनरशिप की, स्पेसिफिक स्टैट्यूट्स की, और जो प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं कंपनीज एक्ट में उन सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज एक्वायर्ड बाय द ऑडिटर द फॉर्मल मैनर, द ऑडिटर शुड ऑल्सो पोजेस द सर्टेन पर्सनल क्वालिटी। उसके अंदर नॉलेज के अलावा कुछ पर्सनल क्वालिटीज भी होनी चाहिए, लाइक टैक्टफुली होना चाहिए, कोजन, फर्मनेस, गुड टेम्पर, जजमेंट की, पेशेंस होनी चाहिए, क्लियर हेडनेस और द कॉमन सेंस होनी चाहिए उसके अंदर। ऑल दोज पर्सनल क्वालिटी रिक्वायर्ड टू मेक ए गुड पर्सन कंट्रीब्यूट टू मेकिंग अ गुड ऑडिटर। ये सारी क्वालिटीज बेसिकली आप में कंट्रीब्यूट करती है एक अच्छा ऑडिटर बनने के लिए। ऑडिटिंग इज ए प्रोफेशन कॉलिंग फॉर द वाइड वैरायटी ऑफ नॉलेज टू विच नो हैव सेटल लिमिट। बेसिकली ऑडिट का जो प्रोफेशन है उसको आप एक क्वालिटी ऑफ द नॉलेज बोल सकते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी सीखो उतना कम है। द मोस्ट यूजफुल पार्ट ऑफ द नॉलेज इज प्रोबेबली विच कैन नॉट बी लर्न फ्रॉम द बुक्स। आपका जो नॉलेज का पार्ट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपको बुक्स के नहीं आ सकता, वो आपके डिपेंड करते हैं कि आपका माइंड कितना अलर्ट है और आपने प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें कितनी अच्छी तरह सीखी हैं। तो ये चीज़ें बेसिकली इसमें डिपेंड करती है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। बेसिकली आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।